एनजीओ दैट इज़ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संस्थान। एनजीओ हमें क्यों पढ़ना है, हमारे किस पेपर से को रिलेटेड है ये? तो ये हमारे पेपर 2 के पार्ट ए में भी है और पेपर 2 के पार्ट बी में भी है। तो पेपर 2 के पार्ट ए की यूनिट 3 में है ये, और पेपर 2 के पार्ट बी के यूनिट 4 में है। तो अब हम इस एनजीओ को कवर करते टाइम कौन कौन से डायमेंशन को कवर करेंगे, किस तरीके से इस पूरे टॉपिक को कवर किया जाएगा, कौन कौन सी चीज़ों पे हमें क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स को, सब टॉपिक्स को हमें इसके अंतर्गत कवर करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एनजीओ है क्या, ये एनजीओ क्या है, एनजीओ का उद्भव कैसे हुआ, भारत में एनजीओ के, फिर इसके बाद देखेंगे कि भारत में एनजीओ के प्रकार क्या हैं, उसके लिए कोई संवैधानिक प्रावधान है क्या। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि इसकी कोई विशेषताएं क्या है, ऐसा क्या हो गया कि हमें एनजीओ की आवश्यकताएं पड़ रही है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारे भारत में कौन कौन से एनजीओ कार्यरत हैं। इसके बाद हम एनजीओ की विभिन्न क्षेत्रों में भूमिकाएं देखेंगे कि राजनीतिक विकास में इसकी भूमिका क्या है, आर्थिक सामाजिक विकास में इसकी भूमिका क्या है, मानवाधिकारों के संरक्षण में इसकी भूमिका क्या है, मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता में इसकी भूमिका क्या है, पर्यावरण के संरक्षण में इसकी भूमिका क्या है। अब एनजीओ की इतनी बृहद भूमिका होने के बावजूद एनजीओ प्रॉपरली काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उनके समक्ष कुछ ना कुछ चुनौतियां हैं, कुछ कमियां हैं। उन चुनौतियों और कमियों पे हम प्रकाश डालेंगे। उसके बाद एनजीओ संबंधी कोई सुधार किए जा सकते हैं क्या, तो उन सुधार संबंधी प्रावधानों को हम देखेंगे। और फाइनली हम करंट रिलेटेड इश्यूज देखेंगे। तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार एनजीओ की एक परिभाषा दी गई है। तो उसके अनुसार क्या होता है, एनजीओ एक ऐसे संगठन होते हैं जो सरकार से स्वतंत्र होते हैं और सार्वजनिक हितों के उद्देश्य को आगे बढ़ाने वाले गैर सरकारी समूह होते हैं और जो लाभ प्राप्ति की वांछा से कार्य नहीं करते हैं, एनजीओ कहलाते हैं। एनजीओ मीन्स ऐसे संगठन जिनका उद्देश्य समाज कल्याण होता है, ना कि स्वकल्याण, और जो स्वैच्छिक भागीदारी से भाग लेते हैं समाज कल्याण में। इसके बाद अब हम एनजीओ कैसे उद्भव हुआ, एनजीओ का हमारे इधर एनजीओ का कंसेप्ट कैसे आया, उस चीज़ को देखते हैं। तो वैश्विक स्तर पे यदि हम देखें तो जब यूएन का गठन हुआ और यूएन ने मानवाधिकारों संबंधी डिक्लेरेशन लाया, सार्वभौमिक मानवाधिकारों की घोषणा की, उस टाइम पे धीरे धीरे महिला उत्थान और बाल उन्मूलन जैसे मुद्दे सामने आए और उस फील्ड में, उस क्षेत्र में एनजीओ ने काम करना स्टार्ट किया। और अराउंड 70s के दशक में, मतलब 1970 के दशक में यूएसए ने सबसे पहले वैश्विक एनजीओ कल्चर का विकास हुआ। उसके बाद हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखें कि एनजीओ का भारत में क्या इतिहास रहा है, कैसे एनजीओ भारत में इवॉल्व हुआ है, क्या भारत में एनजीओ एक नया कंसेप्ट है या हमारे प्राचीन भारत से चला आ रहा है। तो जैसे कि हमें पता है कि जो हमारा भारत है वो एक जनजातीय समाज रहा है। जनजातीय समाज रहा है तो हमारे अंदर ये दान, सेवा ऐसी भावनाएं पुरातन अवधारणा है। ऐसे बहुत सारे संस्थाएं रही हैं जिन्होंने स्वेच्छा से लोगों के जन कल्याण के लिए काम किए हैं। मध्यकाल में भी ऐसी बहुत सारी संस्थाएं रही हैं जिन्होंने जन कल्याण के लिए काम किए हैं, शिक्षा के लिए काम किए हैं, स्वास्थ्य के लिए काम किए हैं। अकाल पड़े बहुत सारे, तब अकाल में राहत संबंधी कार्य किए हैं। अकबर ने भी ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं और स्वैच्छिक संस्थाएं हमेशा कार्यरत रही हैं। उसके बाद यदि हम समाज सुधार आंदोलन देखें तो उस समय पे भी बहुत सारे सोसाइटीज़ जैसे डॉन सोसाइटी, अपना ब्रह्मा समाज, ये सब ने काम किया है एज अ समाज की कुरीतियों को मिटाने के लिए, जागरूकता पैदा करने के लिए, जन कल्याण के लिए ये जो समाज है वो आगे आया है। अब एक उद्भव का विकास क्रम देखें तो हम जैसे स्वतंत्रता की प्राप्ति के पहले जो भारत में एनजीओ थे उनका कार्यक्षेत्र कहाँ तक सीमित था और कैसे कैसे उसका कार्यक्षेत्र विस्तृत हुआ और कैसे कैसे उसके कामों में बढ़ोतरी हुई। तो सबसे पहले जब स्वतंत्रता की प्राप्ति के पहले का दशक था तो हमारा जो एनजीओ का उद्देश्य था या एनजीओ का कार्यक्षेत्र था वो कहाँ तक सीमित था, समाज कल्याण और रचनात्मक कार्य तक सीमित था। और उन रचनात्मक कार्यों में भी कहीं ना कहीं हमें गांधीवादी दर्शन दिखाई देता था।
उसके बाद जब हम 1950 से 70 के दशक में जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो एनजीओ है उसने अपने कार्य क्षेत्र को थोड़ा विस्तृत किया। उसने समाज कल्याण के साथ साथ जो सरकार की वित्त पोषित योजनाएं थी, जैसे खादी और ग्राम उद्योग और पंचवर्षीय योजनाओं का क्रियान्वयन और जो भी चीज़ें थी उनके कार्यान्वयन के लिए निष्पादित करना, उनके कार्य योजनाओं को निष्पादित करना जैसे कामों तक इसका दायरा विस्तृत हो गया। उसके बाद जब हम 1970 से 90 के दशक में जाते हैं तो हमें ऐसा दिखाई देता है कि एनजीओ की एक बाढ़ जैसी आ गई। बहुत सारे एनजीओ एस्टेब्लिश होने लग गए और इसी टाइम वैश्विक एनजीओ कल्चर का उद्भव हुआ था। तो सबसे पहले इंडिया में भी 70 के दशक में नागरिक समाज का उद्भव हुआ। नागरिक समाज के उद्भव होने से क्या हुआ कि जो हमारे विकासात्मक मॉडल है वो नए नए विकासात्मक मॉडल आए और उसमें उन विकासात्मक मॉडल के चलते एनजीओ का जो कार्य क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा विस्तृत हो गया। समाज कल्याण से लेके समाज के कल्याण के कुछ सीमित क्षेत्रों से लेके अब ये ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल, पेयजल, बाल मजदूरी आदि क्षेत्रों में भी काम करने लग गया। फिर आगे चलते हुए 1990 से 2010 और आज तक देखें तो एनजीओ का कार्य क्षेत्र अब काफ़ी विस्तृत हो चुका है। ये सरकार और एनजीओ दोनों मिलके कहीं ना कहीं इन दोनों की भागीदारी में उछाल आया है और ये जो एनजीओ है वो सरकारी नीतियों में कहीं ना कहीं इनपुट का काम कर रहे हैं और ये सूक्ष्म ऋण, आजीविका आदि इन सब चीज़ों पे भी ध्यान दे रहे हैं और बहुत जो नीतियां हैं, जो कार्यक्रम हैं, उनके इम्प्लीमेंटेशन में एनजीओ आज बृहद भागीदारी निभा रहे हैं। अब हम एनजीओ रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं। उद्भव के बाद अब हम ये आज की स्थिति में एनजीओ में कितने एनजीओ कार्यरत हैं, कहाँ पे सबसे ज़्यादा एनजीओ हैं, इन सब के बारे में देखेंगे। ये फैक्ट हमें आंसर राइटिंग में हेल्प करेंगे। आंसर राइटिंग में हमें अपने सेंटेंस को प्रूफ करने में ये हेल्प करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हेल्प करेंगे ये। तो अब देखेंगे कि औसतन लगभग 400 भारतीयों पे एक एनजीओ कार्यरत है। लगभग 400 भारतीयों पे एक एनजीओ कार्यरत है और सबसे ज़्यादा एनजीओ महाराष्ट्र में है। सेंटर फॉर पार्टिसिपेटरी रिसर्च इन एशिया के अध्ययन के अनुसार 73.4% एनजीओ केवल एक या अधिक वैतनिक कर्मचारी नहीं है। अब इस वाले पॉइंट को हम कैसे लिख सकते हैं अपने आंसर्स में? जैसे अब हम एनजीओ की कमियां देखेंगे तो उधर पे सबसे पहली कमी क्या रहेगी कि हमारे पास फंड, फंक्शन एंड फंक्शनरीज तीनों की कमी है। तो जब हम फंक्शनरीज वाला पॉइंट लिखेंगे तो हम उसमें इस वाले पॉइंट को डाल के अपना उत्तर को पुष्ट करेंगे, मतलब अपने तर्क को पुष्ट करेंगे। इससे वर्तमान में अराउंड 3.4 मिलियन एनजीओ कार्यरत हैं। इसके बाद हम अब एनजीओ के उद्भव देखने के बाद अब हम ये देखेंगे कि भारत में कितने प्रकार के एनजीओ कार्यरत हैं। तो सबसे पहले परंपरागत एनजीओ, सेकेंडली सक्रियतावादी एनजीओ, थर्ड रिसर्च संबंधी एनजीओ। तो यदि हम देखते हैं तो ये पाते हैं कि जो परंपरागत एनजीओ है वो सीधे जनता से जुड़ाव रखते हैं और आधारभूत विकास संबंधी कार्य और कार्यों को करते हैं जो कहीं ना कहीं जनजातीय और ग्रामीण इलाकों में करते हैं। तो जैसे एक एनजीओ है बाबा आमटे के द्वारा चलाया जाने वाला एनजीओ, उसने क्या किया था, मध्य भारत में कुष्ठ रोग की चिकित्सा हेतु उपचार के लिए काम किया था। तो ये कहीं ना कहीं परंपरागत एनजीओ का एक एग्जाम्पल है जिसने सीधे जनता से जुड़ के कुष्ठ रोगियों का उपचार किया। सक्रियतावादी एनजीओ, इनका मेन एम यही होता है कि ये सक्रियतावाद इनका मेन एम होता है। ये इस बात में विश्वास नहीं करते हैं कि प्रशासन इनके लिए कुछ कर देगा या कुछ भी, ये खुद से आगे जाके स्टेप लेने में भरोसा रखते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल देखें तो नर्मदा बचाओ आंदोलन, जब हमारा नर्मदा नदी पे बांध बनाए जा रहे थे और बहुत ज़्यादा डूबने की संभावना थी गाँव के, तो खुद से आगे एनजीओ ने जो स्वैच्छिक भागीदारी से नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था। रिसर्च संबंधी एनजीओ देखेंगे तो ये जो एनजीओ होते हैं वो किसी विशिष्ट मुद्दे पे सघन और गहन विश्लेषण करते हैं और सरकार, जगत, उद्योग के साथ मिलकर जो सामाजिक नीतियां हैं उनको प्रभावित करने के लिए जनमत को तैयार करते हैं। मतलब ये जो एनजीओ हैं वो जो किसी विशिष्ट मुद्दे जैसे पर्यावरण हुआ, अपना अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से रिलेटेड भी कोई मुद्दा हो,
कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पर भी ले जाया जा सके, पर्यावरण संबंधी मुद्दे हैं जैसे, तो इनमें जनमत को इकट्ठा करेंगे, लोगों में अपने व्यूज़ रखेंगे, लोगों को कलेक्ट करेंगे, उनकी जन भागीदारी लेंगे और इसको सामाजिक नीतियों को इसके द्वारा प्रभावित करते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि CSIR को देखा जाए तो वो पर्यावरणीय मुद्दों को लेके नेशनल लेवल से लेके इंटरनेशनल लेवल तक भी उसने कहीं ना कहीं अपनी रिसर्च के माध्यम से पर्यावरणीय कन्वेंशंस को और नीतियों को प्रभावित किया है। तो इस प्रकार हमने पर्यावरण के NGO के 3 टाइप देखे भारत में। तो NGO संबंधी प्रावधान अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2 आर्टिकल्स में, आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 43 में, और ये हमारे समवर्ती सूची का हिस्सा है। ये 3 प्रावधान बस हमें जानने की ज़रूरत है, जिसको हम कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे पढ़ने में काम आए ना आए, पर कहीं ना कहीं ऐसे में, एथिक्स में इनके एग्जाम्पल्स को हम यूज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन बने, हर जगह ये ज़रूरी नहीं होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन बने, पर जैसे ये बाबा आमटे का एग्जाम्पल है तो इसको हम एथिक्स में कहीं पे यूज कर सकते हैं। जैसे संवेदनशीलता वाला मुद्दा हुआ और जैसे सहानुभूति हुआ, वहाँ पे हम इस एग्जाम्पल को यूज कर सकते हैं। सक्रियतावाद जैसा हुआ तो ये भी हम एथिक्स में यूज कर सकते हैं। ऐसे आया, ऐसे जैसे आजकल एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक पे ऐसे आ रहे हैं, वहाँ पे भी हम इसके एग्जाम्पल्स को यूज कर सकते हैं। तो फिर हम अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, नेक्स्ट सब टॉपिक पे मूव करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट सब टॉपिक है वो NGO की विशेषता है। तो NGO जो होते हैं वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत पंजीकृत होते हैं, 1860 का जो एक्ट है। तो इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे ये खुद से वित्त पोषित नहीं होते हैं, ये बाहरी सहायता पर निर्भर करते हैं। या तो ये सरकार से फंडिंग लेते हैं या कोई फॉरेन एजेंसी होती है या बाहरी एजेंसी होती है जो इनको वित्त देती है, जिसके माध्यम से अपने कार्यों को करते हैं। ये ऑटोनोमस संगठन होते हैं, ये सरकार से स्वतंत्र तो होते हैं, परंतु ऐसा नहीं होता कि सरकार का इन पे कोई रेगुलेशन नहीं हो, इन पे सरकार का आंशिक रेगुलेशन तो होता ही होता है। थर्डली, ये जो काम करते हैं वो स्वेच्छा से जन कल्याण का काम करते हैं, फोर्सफुली काम नहीं करते। ये इनकी खुद की स्वैच्छिक भागीदारी होती है और स्वैच्छिक भागीदारी से ही ये जन कल्याण के काम करते हैं। और ये जो NGO होते हैं इनकी एक विशेषता ये भी होती है कि ये मानव कल्याण, विश्व बंधुत्व और लोक कल्याण, ऐसे लोक कल्याणकारी समाज, ऐसे समाज की स्थापना के लिए प्रयासरत रहते हैं। और ये निजी लाभ की बजाय जन कल्याण का उद्देश्य से काम करते हैं। और इनकी एक और विशेषता है कि ये जब किसी भी कार्य को करते हैं तो योजनाबद्ध तरीके से पूरे कार्य की कार्यनीतियाँ डिसाइड करते हैं और अपने लक्षित उद्देश्य तक पहुंचते हैं। तो अब विशेषताओं को देखने के बाद हम ये देखेंगे कि ये NGO आज ऐसा क्या हो गया है कि हमें इतना NGO की आवश्यकता पड़ रही है, कि NGO की क्या हमें हमेशा समय दर समय हमें NGO की आवश्यकता पड़ती रही है, ऐसा क्या है। तो हमारे समाज में जहाँ आज उपभोक्तावाद बढ़ रहा है, इतनी सामाजिक असमानता बढ़ गई है, गरीबी बढ़ गई है, भुखमरी बढ़ गई है, इन सबको सुधारने के लिए, इन सब के इम्प्रूवमेंट के लिए हमें NGO की आवश्यकता है। और हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसको बढ़ावा देने के लिए, जीवन स्तर को बढ़ावा देने के लिए हमें NGO की कहीं ना कहीं आवश्यकता है। जैसे हमारा मानव विकास सूचकांक है, उसमें देखें तो 2020 का जो मानव विकास सूचकांक है उसमें हमारी 189 देशों में 131वीं स्थिति, इट मीन्स ये दर्शा रही कि हमारा शिक्षा में, स्वास्थ्य में और जीवन प्रत्याशा में हमारा प्रदर्शन कितना निचले स्तर पे है। तो इन क्षेत्रों में बहुत सारे NGO कार्यरत हैं, जिससे हमारा जो मानव विकास में सूचकांक में स्थिति है वो ऊपर सुधारने में हमें ये NGO हेल्प कर सकते हैं, इसीलिए हमें इनकी आवश्यकता है। ज़मीनी स्तर पे जो नीति निर्माण होता है उसके लिए जो इनपुट और कार्यप्रणाली जो है ना, वो स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप लचीला बना के ये विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में मदद करते हैं। जैसे यदि इसको समझें तो एक प्रशासक है, प्रशासक के लिए एक साधन और एक साध्य, मीन्स एक लक्ष्य और उस लक्ष्य को प्राप्ति का साधन, वो एक डिसाइडेड होता है और वो संविधान के दायरे में रहते हुए और अपने कुछ आचार संहिता के मूल्यों का पालन करते हुए उस लक्ष्य तक जाता है। परंतु जो NGO होते हैं इस कार्य प्रणाली में कहीं ना कहीं वो लचीलेपन को, फ्लेक्सिबिलिटी को लाके उतना वो स्ट्रिक्ट ना होके अपने कार्य प्रणाली को थोड़ा सा लचीला करके कार्यक्रम को कार्यान्वित कर सकते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं हमें कार्य जो नीतिगत
कार्यकलाप हैं और जो हमारी योजनाएं हैं उनको क्रियान्वित करने में एनजीओ की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। ये नागरिकों और सरकारों के बीच गैप भरने का काम करते हैं। कैसे? जैसे जो एनजीओ होते हैं वो ज़मीनी स्तर पे जुड़ाव रखते हैं और लोगों से 1 to 1 कांटेक्ट करते हैं। 1 to 1 कांटेक्ट करते हैं तो लोगों की जो समस्याएं हैं उनसे बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ होते हैं और उन समस्याओं को लेके वो सरकारी नीतियों को इनपुट देते हैं और कहीं ना कहीं और ये इस तरीके से वो एक गैप को फिल करते हैं जो एक सरकार और एक जनता के बीच में रह जाता है। और इन एनजीओ के सक्रिय हस्तक्षेप के कारण कहीं ना कहीं नेतृत्व का गुण भी विकास होता है। जैसे लोग स्वैच्छिक भागीदारी से अपना काम करते हैं, किसी भी लक्ष्य को निर्धारित करते हैं, उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए वो प्रयास करते हैं, तो कहीं ना कहीं नेतृत्व के गुण का विकास होता है। अनेक कार्यक्रम जैसे बाल अधिकार, महिला अधिकार, उपभोक्ता संरक्षण, आपदा राहत में काम, ये सब चीज़ों में भी एनजीओ की आवश्यकता है। अब एनजीओ की आवश्यकताओं को देखने के बाद हम ये देखेंगे कि एनजीओ कौन कौन से एनजीओ हमारे भारत में कार्यरत हैं। तो कुछ एनजीओ के एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये एग्जाम्पल्स हमारे आंसर को एनरिच करने में काम आएंगे। जो किसी भी आंसर को लिखते टाइम हमें ये चीज़ याद रखना रहता है कि जिस आंसर को हम लिख रहे हैं उस आंसर में हमें दूसरे से 0.25 मार्क्स कैसे ज़्यादा लाना है। तो ये कुछ डेटा, कुछ फैक्ट्स, कुछ अपने तथ्यों को पुष्ट करने के लिए, अपने आर्ग्यूमेंट को पुष्ट करने के लिए कुछ तथ्यों की, कुछ एग्जाम्पल्स की आवश्यकता होती है। तो उस टाइम पे ये एग्जाम्पल्स काम आ सकते हैं और हो भी सकता है कि कुछ 3 मार्कर में 3 एनजीओ के नाम लिखने आ जाएं। तो अब देखेंगे आगे कि पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले जो एनजीओ है वो है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, नर्मदा बचाओ आंदोलन। बाल उन्मूलन के क्षेत्र में काम, बाल श्रम उन्मूलन के क्षेत्रों में काम करने वाले वेंकैया फाउंडेशन है एक, जो बाल अधिकारों से संबंधित काम करता है, जो महाराष्ट्र, एमपी और बिहार में कार्यरत है। भ्रष्टाचार के अगेंस्ट यदि देखें तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन, आवाज़, और चेन्नई में एक 5th पिलर इंडिया एनजीओ है जो भ्रष्टाचार को शून्य करने की दिशा में काम कर रहा है। महिला एवं बाल विकास अधिकार से संबंधित सेंटर फॉर सोशल रिसर्च जो 1983 में इस्टेब्लिश हुआ है वो एनजीओ कार्यरत है। मानवाधिकार के क्षेत्र में यदि हम देखें तो ऑल इंडिया ह्यूमन राइट एसोसिएशन कार्यरत है। ऐसे ही उपभोक्ता संरक्षण या उपभोक्ता के अधिकारों, उनकी ठगी के संबंध में यदि कोई काम कर रहा है, उनको ठगी से बचाने के लिए कोई काम कर रहा है, उनको जागरूक करने के लिए कोई काम कर रहा है, तो वो कंज्यूमर एजुकेशनल रिसर्च, एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर है। ऐसे अदर जो बैंक हैं या जो ट्रस्ट है उनके भी एनजीओ कुछ काम कर रहे हैं। जैसे एसबीआई का जो ट्रस्ट है अपना यूथ फॉर इंडिया, एसबीआई का जो एनजीओ है वो है यूथ फॉर इंडिया, और जो अपना इंडियन एक्सप्रेस का है वो टीच इंडिया। तो अब भारत में कार्यरत एनजीओ के बाद हम देखेंगे कि एनजीओ की क्या भूमिका है हमारे भारत में। तो हम एक पहले इसको किसी भी आंसर को लिखते टाइम यदि हमारे पास 5 मार्क का क्वेश्चन आया और हमारे पास स्पेस कम है और हम यदि अच्छे से उसको, सिर्फ हमारे पास स्पेस कम है, तो एक फ्लो चार्ट बना के हम ऐसे एनजीओ की भूमिका को दर्शा सकते हैं। और जो आप शब्द लिखोगे, जो आप आंसर में वर्ड्स लिखते हो, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं किसी भी आंसर को एनरिच करने में, क्योंकि कॉमनली एनजीओ की भूमिका तो सबको ही पता है कि क्या करता है एनजीओ, पर इधर पे जो रोल रहेगा मेन, वो आपके शब्द चयन, आपके वर्ड को चूज़ करने का मेन रोल है। वो जो आपके शब्द चयन होंगे वही आपको कहीं ना कहीं 0.25 और 0.5 बढ़ाने में हेल्प करेगा, जो कहीं ना कहीं टोटल मिलकर आपकी रैंक डिसाइड करता है। तो आगे अब हम टॉपिक पे चर्चा करते हैं, एनजीओ की भूमिका। तो एनजीओ हमारे लिए एक सामाजिक सुरक्षा वाल्व का काम करता है। एनजीओ सरकारी प्रदर्शन के सुधार में एक प्रेरक का काम करता है। एनजीओ सेवा प्रदाता की भूमिका का भी काम करता है, रक्षक एवं शिक्षक के रूप में भी काम करता है। एनजीओ सामुदायिक भागीदारी के रूप में को बढ़ावा देने में भी काम करता है। अब हम 1 by 1 इनको देखेंगे कि एनजीओ की भूमिका सामाजिक सुरक्षा वाल्व के रूप में कैसी है। तो ये एनजीओ जो है वो सुवेद वर्ग मीन्स जो वृद्ध हैं, जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, जो एसटी है, जो एसटी है, एससी है, ये सभी सुवेद वर्ग में आते हैं। वर्ण लेवल सेक्शंस जो होते हैं, तो ये जो इनकी समस्या है, जैसे महिला उत्पीड़न हुआ, बाल श्रम हुआ, वृद्धों की समस्या हुई, इन सब पे अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और उनके विकास के लिए कार्य करते हैं। सेकेंडली, इस प्रकार से ये कहीं ना कहीं सुरक्षा वाल्व का काम कर रहे हैं और ये इनको इनके अधिकारों के लिए प्रेरित करते हैं कि आप अपने अधिकारों की मांग करो।
जैसे इस क्षेत्र में कार्यरत सुरक्षा बल के रूप में कौन सा काम कर रहा है एनजीओ, अपना वही आंसर को पोस्ट करने के लिए, मतलब जो हमने तर्क दिए हैं उसको पोस्ट करने के लिए हमें कुछ फैक्ट देना होगा। तो कौन काम कर रहा है इसमें? सेंटर फॉर सोशल रिसर्च। अब एनजीओ रक्षक एवं शिक्षक के रूप में कैसे काम कर रहा है? जैसे मानवाधिकार, उपभोक्ता संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, इन सब की रक्षा के लिए और इनकी जागरूकता के लिए। इनकी जागरूकता कैसे फैलाएंगे? तो हम नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कैंपेन के माध्यम से हम जागरूकता का काम करते हैं और शिक्षक का काम कर देते हैं ये एनजीओ एक तरीके से। और सेवा प्रदाता के रूप में कैसे काम कर रहा है? ये बहुत सारे कार्यक्रम हैं। जैसे हम देखें तो जो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, तो इसमें एक एनजीओ है केरल साहित्य विकास परिषद, जिसके द्वारा आज हम देख रहे हैं कि केरल में 100% शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। जो केरल में 100% शिक्षा है उसमें कहीं ना कहीं इस एनजीओ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और स्वास्थ्य पे भी बहुत सारे एनजीओ काम कर रहे हैं, अर्थात ये सेवा प्रदान करके सेवा प्रदाता के रूप में इस प्रकार ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो हमारी इंटरनेशनल लेवल पे ट्रैक 2 डिप्लोमेसी है, जिसमें हमारे एनजीओ इन सब की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो उसमें विश्वास और भरोसा कायम करने के लिए भी ये कार्य करते हैं और एक तरीके से सेवा प्रदाता की भूमिका निर्वहन करते हैं। और यदि हम सरकारी प्रदर्शन में सुधार के प्रेरक के रूप में देखें तो ये क्या करते हैं? तो एक MKSS एनजीओ का नाम है, जो RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन जो एक्ट है उसको लाने में इस MKSS की बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये इससे क्या हुआ है, जो हमारा ज़मीनी स्तर के इनपुट दे के और इसने गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बना दिया है। मतलब अब हमारे गवर्नमेंट ने इन एनजीओ के इस RTI लाने के कारण जो सरकार है उसको हम अधिक प्रतिक्रियाशील मीन्स रिस्पॉन्सिव बना दिया है और ज़्यादा एक अकाउंटेबल बना दिया है और ज़्यादा। तो इस प्रकार कहीं ना कहीं इसने सरकारी प्रदर्शन में सुधार में सहायता की है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब सेकंड देखें कि जो एनजीओ की रिपोर्ट्स हैं और जो एनजीओ की सामाजिक लेखाएं हैं, तो उनको नीतिगत मूल्यांकन और निगरानी करने के परिप्रेक्ष्य में कैग द्वारा संज्ञान में लिया जा रहा है। मींस जो एनजीओ के जो रिपोर्ट्स निकल रहे हैं, एनजीओ जो अपने कार्य कर रहा है उसकी जो रिपोर्ट बनाता है, उसका जो ऑडिट करता है, उसको नीतिगत मूल्यांकन करते समय जो कैग है हमारा वो देखता है, उस चीज़ों को संज्ञान में लेता है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये इसके संज्ञान में लेना हमें कहीं ना कहीं बता रहा है कि सरकारी प्रदर्शन के सुधार में, मतलब उसको इनपुट प्रदान करने में कैसे एनजीओ भूमिका निभा रहे हैं। सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने में भी हमारे एनजीओ की महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि हम जनता से अर्थपूर्ण संवाद मतलब 1-to-1 कनेक्शन करते हुए उनकी प्रॉब्लम्स को समझना, उनकी जो भी इश्यूज़ हैं उन सरकार तक पहुंचाना, और गैर लाभ प्राप्त जो समुदाय हैं उनमें बहुलवाद, विविधता, स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करना। मतलब क्या है, जो वंचित समूह हैं उनको कुछ मिल नहीं रहा था, तो अब उनके साथ समुदाय बना के स्वैच्छिक भागीदारी से उनको अपने जातिगत उन्मूलन, मतलब जातिगत जो भेदभाव व्याप्त था उस सबसे परे होके सबको कम्युनिटी में रहकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए बहुलवाद, विविधता आदि को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। और भारत की जो सेकंड पॉइंट देखें हम, तो भारत की जो विविधता है, विविधतापूर्ण संस्कृति है, उसको बढ़ावा देना यथा मतलब फॉर एन एग्जाम्पल जो स्पाई मैके एक एनजीओ है, वो भारतीय संस्कृति और भारतीय संगीत को बढ़ावा देता है। तो कहीं ना कहीं ये जो भारतीय संस्कृति और समुदाय को बढ़ावा देने से हमारे भारतीय संस्कृति और संगीत को बढ़ावा देके कहीं ना कहीं हमारे सामुदायिक विकास मतलब एक समुदाय में एक अपनापन की भावना जनरेट होती है और इससे सामुदायिक विकास की भागीदारी में बढ़ावा मिलता है। और प्रशिक्षण एवं कार्यक्रम के माध्यम से भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हमने ये इन जनरल भूमिका देखी थी एनजीओ की। अब स्पेसिफिक क्षेत्र में हम यदि भूमिकाएं देखें, यदि क्वेश्चन में 5 मार्कर में ऐसा आ जाए कि एनजीओ की राजनीतिक क्षेत्र में राजनीतिक विकास में क्या भूमिका है, एनजीओ की सामाजिक आर्थिक विकास में क्या भूमिका है, एनजीओ की मानवाधिकार के क्षेत्र को बढ़ावा देने में क्या भूमिका है, एनजीओ की पर्यावरण के क्षेत्र में क्या भूमिका है, तो हमारे पॉइंट्स इन्हीं पॉइंट्स में से आएंगे, लेकिन कुछ स्पेसिफिक पॉइंट होते हैं। मतलब यदि राजनीतिक लिखना है तो हमको राजनीतिक विकास के पॉइंट लिखने पड़ेंगे, सामाजिक आर्थिक लिखना है तो हमें सामाजिक आर्थिक विकास के पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, जो बहुत सारे बच्चे मिस कर देते हैं एक्चुअल डिमांड को समझने में। तो अब हम देखेंगे कि जो एनजीओ के विविध क्षेत्रों में भूमिका क्या है।
तो राजनीतिक क्षेत्र में यदि हम भूमिका देखते हैं, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, तो हम थोड़े स्पीड में इसको कवर करेंगे कि जैसे वो क्षेत्र जहाँ पे ना गवर्नमेंट काम नहीं कर पा रही है, मतलब जो संवेदनशील मुद्दे हैं, जो वोट बैंक की नीति को प्रभावित कर सकते हैं, उन मुद्दों के क्षेत्र में भी हमारा एनजीओ काम कर सकता है। लाइक भेदभाव संबंधी मुद्दे, फॉर एन एग्जाम्पल भेदभाव संबंधी मुद्दे। अदर देखें सेकेंडली राजनीतिक विकास में भूमिका कैसे निभा सकता है, तो वे क्षेत्र जहाँ पे गवर्नमेंट के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, जहाँ उसके संसाधन अपर्याप्त है, तो वहाँ पे भी अनुपूरक के तौर पे काम कर सकते हैं। मतलब ये उसके लिए एक सहायता, मतलब अनुपूरक के तौर पे काम कर सकते हैं। जैसे केरल ने 100% केरल द्वारा 100% शिक्षा साक्षरता में महत्वपूर्ण भूमिका। थर्ड यदि हम देखें इसका पॉइंट, तो आश्रय का अधिकार दिलाने में भी कहीं ना कहीं एनजीओ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और कुछ एनजीओ आवास प्रदान करने के लिए काम कर रहे हैं, जैसे मुंबई में एक युवा एनजीओ है और स्पार्क एनजीओ है। उसके बाद एमकेएसएस की राइट टू एजुकेशन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इससे भी कहीं ना कहीं राजनीतिक विकास को बढ़ावा दिया है। सरकार की अकाउंटेबिलिटी बढ़ी है, जनता के प्रति सरकार की रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ी है। कहीं ना कहीं रूल ऑफ लॉ भी इस्टेब्लिश हुआ है, जिसने कहीं ना कहीं सुशासन की दिशा में कदम बढ़ाया है, कदम बढ़ाया गया है इसके द्वारा, सरकार के द्वारा। तो राजनीतिक विकास को बढ़ावा मिला है। जनजातीय अधिकारों को सुरक्षित रखने में कैसे इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो क्या हुआ था, जो वेदांता ग्रुप है उसके द्वारा जो मतलब वेदांता ग्रुप के द्वारा जनजातीय अधिकारों का हनन किया जा रहा था, तो उस टाइम पे एनजीओ ने सक्रियता दिखाते हुए जनजातीय अधिकारों को प्रोटेक्ट किया था। समुदाय आधारित विकास कार्यक्रम में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे आपदा आ जाए, आपदा के टाइम ये एनजीओ, जो काम सरकार का होता है, जो काम राज्य का होता है, क्या होता है कि फंक्शनरीज ना होने के कारण कहीं कहीं ये काम करने में प्रॉब्लम, मतलब वो अच्छे तरीके से उतना अपना 100% नहीं दे पाते हैं। तो उस टाइम पे भी हमारे जो एनजीओ हैं वो काम करते हैं। जैसे जो हमारी केरल बाढ़ आई थी, उस टाइम पे कितना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, तो उस टाइम पे बहुत सारे एनजीओ ने एक्टिव रोल निभाया था। और यदि लास्ट पॉइंट देखें, तो कल्याणकारी कार्यक्रम, योजनाओं के कार्यक्रम व जनता और संचार के बीच में समन्वयक, उत्प्रेरक और भागीदार। जैसे मैंने बताया ही था पहले कि जो एनजीओ हैं वो एक गैप ब्रिज करने का काम करते हैं गवर्नमेंट और नागरिक और सरकार के बीच में, और उत्प्रेरक का भी काम करते हैं, जैसे वो नीतियाँ बनाएं, और भागीदार का भी काम करते हैं। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं एनजीओ हमारे राजनीतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि हम सामाजिक क्षेत्र में देखें, तो पिछड़े जो समूह रह जाते हैं, मतलब जिनको अब हम कहीं ना कहीं नीतिगत वंचित रह जाते हैं, नीतिगत लाभ से जो वंचित रह जाते हैं, उनकी ये भागीदार, मतलब उनकी पहचान करते हैं एनजीओ, और लक्षित समूह में को चिन्हित करके सरकारी मशीनरी की कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं, जो कहीं ना कहीं सामाजिक आर्थिक विकास में हेल्प करता है। जो भी सरकारी कार्यक्रम हैं, जो भी परियोजना है, उनके बारे में लोगों को जागरूकता फैलाते हैं, और जिससे उनका अधिकतम कल्याण हो सके। उसके बाद प्रशासनिक भागीदारी में जन भागीदारी को बढ़ावा देते हुए ये गवर्नमेंट को अनुक्रियाशील बनाते हुए लोगों की आवश्यकता अनुसार और आकांक्षा अनुरूप काम करने के लिए बोलते हैं। इट मीन्स ये जो है, जो सामाजिक आर्थिक विकास के क्षेत्र में पिछड़े लोग हैं, उनके लिए एनजीओ उनकी आवश्यकता अनुसार, मतलब उनको जो चीज़ें चाहिए और उनकी आकांक्षा, मतलब उनकी जो इच्छा है कि ऐसा होना चाहिए, उनके प्रति जो प्रशासनिक भागीदारी है, प्रशासन है, उसको बहुत रिस्पॉन्सिव बनाता है, और साथ में जन भागीदारी को बढ़ावा देता है, और ये बोलता है कि आप पार्ट लो, अपने खुद के अधिकारों के प्रति जागरूक हो, जिससे गवर्नमेंट एक्टिव हो। तो इस क्षेत्र में भी हमारे एनजीओ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक मुद्दों पे भी चेतना जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे और स्वावलंबन की भावना को डेवलप करने में कहीं ना कहीं एनजीओ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रशासन पर सामुदायिक जवाबदेही आरोपित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और कहीं ना कहीं जनहित के रखवाले के लिए में भी काम करते हैं। मीन्स ये लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करके उनको इंडिपेंडेंट बनाने की भावना उनके अंदर पैदा करते हैं। ऐसा ही जो प्रशासन है उस पर कंटिन्यूअस अकाउंटेबिलिटी, ये जो वर्ड है कंटिन्यूअस अकाउंटेबिलिटी, सतत जवाबदेही, एपिसोडिक अकाउंटेबिलिटी,
ऐसे शब्दों को आपको अपने आंसर्स में यूज करना है। तो सतत जवाबदेही मतलब लगातार सरकार को जनता के प्रति जागरूक रहना, जिससे उनका सामाजिक आर्थिक विकास हो सके, उसके लिए एक्टिव करते हैं। और जनहित के रखवाले मतलब जो जनता के हित के में काम है उनके लिए रखवाले का काम करते हैं। अब यदि हम मानवाधिकार क्षेत्र में देखें तो मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता लाने में इनने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जनहित, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जहाँ पे मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो वहाँ एनजीओ ने जनहित याचिकाएं दायर करके उन लोग एक्टिव रोल पार्टिसिपेट किया है। फिर जाति व्यवस्था, सांप्रदायिकता, स्त्री पुरुष असमानता, इन सबको पाटने में और स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय आधारित नई मूल्य व्यवस्था कायम करने में भी कहीं ना कहीं एनजीओ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मानवाधिकार संबंधी कानून बनाने हेतु दबाव बनाने में, मतलब जो एनजीओ है उन्हें ऐसा लग रहा रहता है कि भाई कि मानवाधिकार संबंधी कार्यों का उल्लंघन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो अपने माध्यम से सरकार पे दबाव बनाते हैं और उस दबाव के माध्यम से सरकार को मानवाधिकार संबंधी कानून बनाना पड़ रहा है। योजनाओं आदि इन सब के क्रियान्वयन में भी मानवाधिकार ने एनजीओ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये मध्यस्थ का काम करता है। विधिक सहायता भी प्राप्त की है, मतलब कई जो पिछड़े लोग हैं जो डायरेक्ट कोर्ट नहीं जा सकते, जो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हैं, जैसे, तो वहाँ पर भी एनजीओ ने इस गैप को भी ब्रिज किया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो रहे हैं और सरकारों से मानवाधिकारों को लेकर बातचीत की है, इस प्रकार इसने मानवाधिकार को संरक्षण करने में, प्रिजर्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और मानवाधिकार को मानकों को भी लागू किया है। कहीं ना कहीं जो मानवाधिकार हैं उनको सुरक्षित करने में एनजीओ ने एक बहुत ब्रॉडर तौर पे बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। अब यदि हम पर्यावरण के क्षेत्र में देखें तो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी सेम, तो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नीतिगत विकास को बढ़ावा दिया है। वही कि जो अपने रिसर्च एनजीओ होते हैं, इधर पे जो रिसर्च एनजीओ मेनली काम करते हैं कि वहाँ से जो नीतिगत मुद्दे हैं उनका विश्लेषण करके जो नीतिगत विकास के लिए चीज़ें होनी चाहिए उनके लिए इनपुट देते हैं सरकार को। इस प्रकार पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अनुसंधान एवं संस्थागत क्षमता का विकास करके, मतलब जो एनजीओ हैं वो कहीं ना कहीं संस्थागत क्षमता का विकास करके लोगों को संधारणी और लोगों को, मतलब आप पर्यावरण को भी बचाओ और आप अपने काम की भी पूर्ति करो, ये होता है संधारणीय जीवन शैली। मतलब आप अपनी आवश्यकता अनुसार पर्यावरण की चीज़ों का उपयोग करो और भावी पीढ़ी के लिए उन संसाधनों को बचे रहने दो। उस प्रकार की जीवन शैली व्यतीत करने के लिए जागरूकता फैलाने में भी इसने काम किया है। जो वृक्षारोपण अभियान चलाने में एनजीओ ने बहुत सारे काम किए हैं। भ्रष्टाचार निवारण में भी, अवशिष्ट निवारण में हेतु जो अपनी ग्रीन प्रौद्योगिकी होती है, जो अपनी हरित प्रौद्योगिकी होती है, उनको अपनाने के लिए भी एनजीओ द्वारा बहुत सारे नुक्कड़ नाटक, कैंपेन, मीडिया के थ्रू अवेयरनेस, ये सब काम किए जा रहे हैं। बहुत सारे हैकाथॉन और नुक्कड़ नाटक आदि पर्यावरण जागरूकता से संबंधित चलाए जा रहे हैं। वैश्विक संधि जो है ना, उसको प्रस्तुत करने की भी क्षमता है इसके अंदर। जैसे बहुत सारे एनजीओ जो हैं वो उनके द्वारा बहुत सारे कन्वेंशंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। जैसे हमारी पेरिस टॉक हुई और क्योटो प्रोटोकॉल आया, उस टाइम पे यूएनएफ तरफ से बना, रियो हुआ, उनमें भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली एनजीओ ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे अब CSIR का ही एग्जाम्पल ले लें हम, तो उसने जो प्रदूषण है और जो खाद्य पदार्थ है, उन सब से जो विषाक्त पदार्थ थे जो मिले थे, मतलब खाने के पैकेट्स में खाद्य पदार्थ के पेय पदार्थ जो होते हैं, कोका कोला, इन सब में जो विषाक्त पदार्थ मिल के आ रहे थे, उनमें भी इनने एक्टिव पार्टिसिपेशन किया है, मतलब उनके प्रति जागरूकता फैलाने में भी पार्टिसिपेशन किया है। अब हम डायरेक्टली आते हैं कि एनजीओ की समस्याएं क्या क्या हैं। अब हमने एनजीओ का इतना बड़ा रोल देखा, उसके बाद अब हम देखते हैं कि भैया एनजीओ की सीमाएं क्या हैं कि ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहे हैं, और एनजीओ की समस्याएं क्या हैं। तो पर्याप्त हमारे पास वही वित्त नहीं है, मतलब फंड नहीं है, तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिखें कि पर्याप्त वित्त नहीं है, पर्याप्त फंक्शनरीज नहीं है, पेशेवर कर्मचारी नहीं है। उससे बेटर हम अच्छे वर्ड्स यूज़ करते हैं, 3F लिख देंगे, फंड, फंक्शन, फंक्शनरीज। हिंदी मीडियम भी रोमन में, मतलब देवनागरी में लिख सकता है, फंड, फंक्शन को फंक्शन करके, और फंक्शनरीज। तो फंड मीन्स हमारे पास फंड की कमी है, फंक्शन मीन्स इनके जो कार्य क्षेत्र है उसमें सरकार का हस्तक्षेप है या अति व्यापन है, मतलब कोई डिसाइडेड काम नहीं है, किसका किसको काम करना है।
और फंक्शनरीज मीन्स जो हमने पहले फैक्ट में पढ़ा था कि हमारे अराउंड 73% जो NGO है उनमें 1% भी वैतनिक कर्मचारी नहीं है, तो हमारे पास फंक्शनरीज़ की भी कमी है। अन्य देखें, अन्य सीमाएँ ये हैं कि राज्य और नौकरशाही के द्वारा इसको सहयोग नहीं दिया जा रहा है, और हमारे पास NGO के पास अपर्याप्त एवं अपूर्ण सूचनाएं रहती हैं। ये काम में ज़्यादा हस्तक्षेप भी नहीं कर सकते हैं। अनावश्यक इनके कामों में राजनीतिक हस्तक्षेप रहता है, जिससे क्या हो रहा है, अनावश्यक हस्तक्षेप हो रहा है तो इनकी जो कार्य प्रणाली है, इनकी जो कार्यकुशलता है, इनकी जो मितव्ययिता है, प्रभावकारिता है, ऐसे वर्ड्स यूज़ करना है आपको, इन सब पे विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। मीन्स ये अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं। जो संसाधन का ये मितव्ययितापूर्व मतलब इफ़ेक्टिव रूप से यूज कर सकते थे वो यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं। प्रभावकारिता भी नहीं कर पा मतलब अच्छे से इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहे चीज़ों का। तो ये सब चीज़ें अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण हो रही हैं। ये इनकी कुछ सीमाएं हैं। इसमें बहुत सारी, जैसे अब कुछ हमारा भारतीय समाज है उसमें सांप्रदायिकता और धर्म को लेके विविधता, धर्म को लेके मतलब रूढ़िवादी भावनाएं, इन सब के कारण भी कुछ समस्याएं हैं, जिसके कारण NGO की जो सीमाएं हैं और NGO के द्वारा फंड का सदुपयोग भी नहीं किया जा रहा है। कहीं कहीं क्या हो रहा है कि कुछ NGO जो अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए फ़ंड का यूज़ कर रहे हैं, मिसयूज़। अदर चुनौतियाँ क्या क्या हैं? क्या है कि जो हमारा भारत है वहाँ पे पश्चिमी देशों के जैसे वो NGO की कोई संस्कृति डेवलप नहीं हो पाई है। मतलब क्या हो रहा है कि वैसा कल्चर नहीं डेवलप हो पाया, तो जो दान देने वाला है और लाभार्थी है दोनों ही एकदम से वो विश्वास कायम नहीं कर पाए NGO के ऊपर, और जब तक विश्वास नहीं होगा NGO अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। फिर हम देखें तो हमारे जो मतलब सरकार है और जो राष्ट्रीय एजेंसी है वो कहीं ना कहीं इसको संशय की दृष्टि से देखते हैं। मतलब उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं NGO भ्रष्टाचार कर रहा है, NGO में संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है, तो वो उसके कारण ये सतत हस्तक्षेप बनाए रहते हैं, निगरानी करते रहते हैं। तो इससे कारण क्या हो रहा है, जो इनका काम है वो उसमें बाधा आ जाती है, उसमें प्रॉब्लम हो जा रही है। फिर इसके पास पैसा नहीं है, वित्त की समस्या है, और इसके पास ये दिक्कत भी आ रही है कि जो हमारे लाभार्थी समूह हैं और उनकी आवश्यकता है उसके मध्य में बहुत ज़्यादा अंतराल है, वो गैप नहीं फिल हो पा रहा है। तो इतनी समस्याएं 5 मार्कर्स के लिए काफ़ी हैं। ठीक है, तो यदि हमने अब इस समस्याएं देखी, अब इन समस्याओं को ख़त्म करने के लिए अब हम कुछ उपाय देखेंगे। तो उपाय देखते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो अनुसंधान संबंधी विनियमन है, अनुदान संबंधी, मतलब जो इनको ग्रांट मिल रहा है उससे रिलेटेड जो भी नियम है, जो रेगुलेशन है, उनको हमको लिबरलाइज करना होगा, थोड़ा उदारीकृत करना होगा, जिससे NGO की जो वित्त वाली समस्या है वो दूर हो सके। फिर सेकंड पॉइंट हम देखते हैं तो NGO का जो दुरुपयोग, NGO की जो निधि है उसका दुरुपयोग हो रहा है, तो ऐसा सरकार को लगता है कि वो भ्रष्टाचार और संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए एक जांच आयोग गठित किया जा सकता है और थर्ड पार्टी सर्वेक्षण किया जा सकता है। क्योंकि यदि NGO के लोग ही सर्वेक्षण करेंगे या मॉनिटरिंग करेंगे तो भी दिक्कत है, यदि गवर्नमेंट खुद करेगी तो उसके मन में पहले से ही संशय बैठा हुआ है तो वो भी कुछ नहीं कर सकती। तो जांच आयोग में हम थर्ड पार्टी अन्वेक्षण करवा सकते हैं और सतत अनुवीक्षण मतलब कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग की व्यवस्था कर सकते हैं। और अगला पॉइंट देखें तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम एटीट्यूडनल चेंजेस ला सकते हैं। एटीट्यूडनल चेंज लाने के लिए हम क्या करेंगे, जो अपने यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो अपने विश्वविद्यालय हैं, जो अपने सार्वजनिक स्थल हैं, वहाँ पे जो सफल NGO हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से समाज कल्याण के लिए काम किया है, उनकी जो कहानी है उनको प्रचारित करेंगे। और स्वैच्छिक भागीदारी हेतु कहीं ना कहीं हम स्वैच्छिक भागीदारी के प्रोत्साहन हेतु हम मीडिया का भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब जैसे ही इंसान के एटीट्यूडनल चेंजेस आएंगे तो उसकी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, तो NGO की सफलताएं अपने आप सुनिश्चित होने लग जाएंगी। और इसके लिए हम यही मतलब जो एक बच्चा होता है या फिर जो इंसान होता है वो अपने समाज से, परिवार से, मीडिया से, इन सब चीज़ों से सीखता है और उसी के थ्रू उसका एटीट्यूड डेवलप होता है। तो उसको लेके हम क्या कर सकते हैं, जो NGO और NCC है उसके माध्यम से हम उनको बचपन से ही स्वैच्छिक भागीदारी हेतु प्रोत्साहित कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे सबसे ज़्यादा जो हमारी 65% जनसंख्या है वो गांव में निवास करती है,
गांव में निवास करती है तो हमें सबसे ज़्यादा एनजीओ को काम करने की आवश्यकता कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा उसको ग्रामीण क्षेत्रों पे काम करने की आवश्यकता है। और कहीं ना कहीं जो हमारा अंतराल है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में एनजीओ का, उसको कम करके और जो ग्रामीण क्षेत्र है उसको विशिष्ट पात्रता देके उसके लिए विशेष अनुदान का प्रावधान करके इस गैप को ब्रिज किया जा सकता है। पुरस्कार और सम्मान देके भी इनके मनोबल को बढ़ाया जा सकता है। एनजीओ के वेतन और जो एनजीओ के कार्मिक हैं, कर्मचारी हैं, उनके वेतन भत्ते की समीक्षा कर सकते हैं हम। और कार्मिकों को ज़मीन के स्तर पे वो ट्रेनिंग ले सकें, उसके लिए हम एक्स्ट्रा फंड अलोकेट कर सकते हैं, विशेष आवंटन कर सकते हैं। अब कोई भी एनजीओ अच्छे से काम कब करेगा? जब उसके पास अच्छे फंक्शनरीज होंगे, मतलब जो काम करने वाले लोग हैं वो प्रशिक्षित होंगे, वेल ट्रेंड होंगे, टेक्नोलॉजिकली एडवांस होंगे। क्योंकि आज जो ज़माना है, जैसे इंडस्ट्रियल 4.0 का एरा आ रहा है, उस टाइम पे हमें नवीन बदलती परिस्थिति के अनुसार प्रशिक्षण की ज़रूरत है और उसी तरीके से लोगों को ज़मीनी स्तर पे जोड़ने की ज़रूरत है। इसके लिए जो हम कार्मिकों का चयन करेंगे उसमें हम नवीन प्रौद्योगिकी या इंटरनेट आदि का यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम एनजीओ में सुधार कर सकते हैं। कुछ इससे रिलेटेड FCRA एक्ट है 2010 का, उसमें जो फंडिंग आती है एनजीओ के लिए वो डिस्क्राइब्ड है। RTI के अंदर एनजीओ को आना चाहिए या नहीं, ऐसे कुछ मुद्दे हैं करंट रिलेटेड जो तभी आते हैं जब करंट में वो होता है। तो हम इस चीज़ को बाद में कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।